हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केएस क्लासेस। मैं सीमा भारद्वाज आप सबका वेलकम करती हूँ अपने इस चैनल पर। आज हम क्लास 10 से पावर शेयरिंग का जो ओवरव्यू हमने कल जो वीडियो में डिस्कस किया था कि क्या होती है पावर शेयरिंग। तो जैसे मैंने बताया था आप लोगों को कि जो हमारी गवर्नमेंट है वो डिवाइडेड है 3 पार्ट्स में, और वो अपना जो वर्क करती है वो शेयर करके करती है, जिसमें लेजिस्लेचर है, एग्जीक्यूटिव है, जुडिशरी है, जो क्या है हमारा वर्क देखती है कंट्री का। एक डेमोक्रेटिक कंट्री होगी तो वहाँ जो उसका वर्क है उसको वो शेयर करके लोगों में अपना वर्क करवाती है। नेक्स्ट इसी में आगे टॉपिक है हमारा बेल्जियम एंड श्रीलंका। तो हम उसी बेस पे देखेंगे कि एक जो बेल्जियम और श्रीलंका जो कंट्री है उसमें डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट किस तरीके से अपना वर्क करती है और कैसे इसको आगे बढ़ाती है अपने पावर शेयरिंग को। तो डिस्कस करेंगे हम इन 2 केसेस पे। फर्स्ट करेंगे बेल्जियम को। बेल्जियम क्या है? बेल्जियम इज ए स्मॉल कंट्री इन यूरोप, यानी कि बेल्जियम यूरोप का एक छोटा सा कंट्री है, स्मॉलर इन एरिया देन द स्टेट ऑफ हरियाणा। यानी कि जैसा हमारी इंडिया में हरियाणा है ना, हरियाणा स्टेट है उसका हाफ पार्ट है। ये समझ लीजिए कि अगर वहाँ पे अगर हमारे हरियाणा में 100 पीपल हैं तो बेल्जियम में 50 पीपल्स हैं, तो जस्ट हाफ है एरिया के बेसिस पे और पॉपुलेशन के बेसिस पे। इट हैज़ ए पॉपुलेशन ऑफ ए लिटिल ओवर 1 करोड़, अबाउट हाफ द पॉपुलेशन ऑफ हरियाणा। नेक्स्ट, द एथनिक कॉम्पोजिशन ऑफ दिस स्मॉल कंट्री इज वेरी कॉम्प्लेक्स। एथनिक एक वर्ड है यहाँ, एथनिक, इसको आप अपनी बुक में हाईलाइट कर लीजिए। इसका मीन्स होता है कि ए सोशल डिवीजन बेस्ड ऑन शेयर कल्चर, यानी कि एक ही ऐसा ग्रुप जो डिवाइडेड है अपने कल्चर के बेसिस पे या रिलीजन्स के बेसिस पे। और यहाँ ये डिवीज़न है लैंग्वेज के बेसिस पे, यानी कि एक ऐसा ग्रुप जो सिर्फ एक ही लैंग्वेज को बिलोंग करता है या किसी एक ही कल्चर को बिलोंग करता है या किसी रिलीजन्स को बिलोंग करता है। तो जो बेल्जियम का केस स्टडी हम पढ़ रहे हैं केस, तो उसमें क्या है, यहाँ लैंग्वेज पे डिवाइडेड है, यानी कि जो 59% यहाँ फ्लेमिश रीजन से जो लोग थे वो डच स्पीकर्स थे, यानी कि डच लैंग्वेज का यूज़ करते थे। नेक्स्ट, जो वॉलिनिया रीजन था वहाँ के 40% फ्रेंच बोलते थे लोग। नेक्स्ट, अब इसमें क्या था कि अभी 1% जो पार्ट्स रिमेनिंग था उसको बोलने वाले थे जर्मन लैंग्वेज, वो थे बेल्जियन से। अब आप समझ गए होंगे कि यहाँ पे जो फ्लेमिश रीजन के डच स्पीकर्स थे उनका जो मेजॉरिटी पार्ट था, यानी कि ज़्यादा लोग थे वो लोग, और फ्रेंच बोलने वाले लोग थे यहाँ कम। यहाँ क्या किसकी बात हो रही है? पूरे बेल्जियम कंट्री की बात हो रही है। और 1 पार्ट था जर्मन बोलने वालों का, तो जर्मन तो बहुत ही कम लोग थे, उनकी परसेंटेज तो ये समझ लीजिए ना के ही बराबर है, 1% कोई ज़्यादा नहीं था। लेकिन यहाँ जो मेजॉरिटी और माइनॉरिटी की बात करेंगे तो फ्रेंच स्पीकर्स एंड डच स्पीकर्स के बीच में होगी। तो यहाँ दोनों ग्रुपों में क्या था, दोनों ग्रुप अपने आप को आगे बढ़ा रहे थे। नेक्स्ट, हम पाई चार्ट्स के अकॉर्डिंग देख सकते हैं कि जर्मन स्पीकिंग जो लोग करते थे 1% थे, और फ्रेंच स्पीकिंग करते थे लोग 40% थे, और डच स्पीकिंग वाले लोग 59% थे। तो पाई चार्ट्स के अकॉर्डिंग भी हम देख सकते हैं इसको कि किस तरीके से ये लोग अपने आप को मेजॉरिटी में लेके आ रहे थे। और आपस में अब कि जब कोई कम्युनिटी ज़्यादा होगी, भाई ज़्यादा लोग होंगे एक ही ग्रुप के, तो वो क्या होगा, दूसरे पर हावी हो जाएंगे। फ्रेंच स्पीकर जो थे वो तो कम थे, डच स्पीकर ज़्यादा थे, तो वो अपने आप में
बेस थे कि इस चीज़ पर कि वो लड़ाइयाँ लड़ने लगे, वो कहने लगे, मतलब अपने आप को आगे लाने लगे। अब मेजॉरिटी के बेसिस पे अब वो पावरफुल हो रहे थे, उन्हें हर चीज़ का बेनिफिट हो रहा था। भाई ज़्यादा पावर में होगा कोई भी तो वो अपने आप को ज़्यादा आगे लेके आएगा, चाहे वो एजुकेशन को लेके हो, चाहे वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो, वो सब चीज़ों में आगे बढ़ रहे थे मेजॉरिटी में, क्योंकि मेजॉरिटी उनकी ज़्यादा थी, ग्रुप ज़्यादा है पावरफुल हो रहा था। इसकी वजह से क्या हो रहा था, वहाँ पे लड़ाइयाँ होने लगी। ये हुआ कंट्री बेस। अब नेक्स्ट आते हैं हम उसी की बेल्जियम की जो कैपिटल है ब्रुसेल्स। ब्रुसेल्स में क्या था, जो 80% लोग थे वो फ्रेंच बोलते थे और 20% जो लोग थे डच स्पीकिंग वाले थे। अब यहाँ जस्ट उल्टा था। भाई कंट्री में अगर हम बात करें तो वहाँ बात हो रही है कंट्री में कि डच वाले ज़्यादा थे, डच स्पीकर्स ज़्यादा थे और फ्रेंच जो स्पीकर्स थे वो कम थे। लेकिन यहाँ अगर कैपिटल की बात की जाए तो वहाँ पे फ्रेंच ज़्यादा हैं और डच स्पीकर्स कम है। अब यहाँ फिर से लड़ाई होने लगी। अब वही माइनॉरिटी फ्रेंच स्पीकर्स कम्युनिटी वाज रिलेटिवली रिच एंड पावरफुल, due to which Dutch speaker community got all the benefit of economic development and education much later। मतलब उनको बेनिफिट्स ज़्यादा मिलने लगे। अब अगर कैपिटल में आए तो कैपिटल में वहाँ ज़्यादा पावरफुल हो रहे हैं लोग, और अगर कंट्री में जाएं तो वहाँ डच वाले ज़्यादा पावरफुल हो रहे हैं। तो यहाँ क्या था, अब कैपिटल और कंट्री की बातें होने लगी तो क्या हुआ, फिर लड़ाइयाँ होंगी भाई, दो कम्युनिटी बट गई, दोनों ही जगह अपनी अपने आप को आगे बढ़ा रहे हैं लोग। दिस लीड द टेंशन बिटवीन द डच स्पीकिंग एंड फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटीज ड्यूरिंग द 1950s एंड 1960s। ये बात है 1950 से और 1960 के बीच की, जो लड़ाइयाँ स्टार्ट हो गई थी वहाँ पे। अब जो गवर्नमेंट थी वो भी परेशान हो गई, अब किसको आगे लेके आए, भाई उसे तो वर्क करना है अपना गवर्नमेंट को। अब लेकिन गवर्नमेंट भी क्या करे, तो ब्रुसेल्स प्रेजेंटेड ए स्पेशल प्रॉब्लम। इसमें ब्रुसेल्स की वजह से यहाँ क्या हो गई, प्रॉब्लम क्रिएट हो गई स्पेशल, कि किसको आगे लाया जाए, किसको पावर में लाया जाए। अगर एक ग्रुप को पावर में दे दें, अगर डच स्पीकर्स लोगों के हाथ में पावर्स को दे दें तो वो अपने आप को आगे ले जाएंगे, और यदि फ्रेंच स्पीकर्स को आगे ले आए तो वो लोग आगे आ जाएंगे। तो यहाँ पे भी कॉन्स्टिट्यूटेड मेजॉरिटी इन द कंट्री बट ए माइनॉरिटी इन द कैपिटल। मतलब कंट्री में और कैपिटल में दोनों में आपस में बातें एक जैसी नहीं दिखाई दे रही थी। तो गवर्नमेंट को अपना वर्क करने में भी प्रॉब्लम होने लगी। भाई कोई ग्रुप आगे बढ़ रहा है और कहीं अगर कंट्री में आए तो वो लोग आगे बढ़ रहे हैं, तो अब गवर्नमेंट किसकी फेवर में बोले, तो गवर्नमेंट्स को भी अपने लॉज को चेंज करना पड़ता है। देखा गया, देखिए इसमें भी डच स्पीकिंग को 20% में पाई चार्ट्स के अकॉर्डिंग भी हम देख सकते हैं और फ्रेंच स्पीकिंग के बेसिस पे देख सकते हैं। अब तो यहाँ रीज़न, अगर एक क्वेश्चन जैसे आता है इसमें कि रीज़न क्या रीज़न रहा दोनों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होने का, मतलब ये क्यों लड़ाइयाँ हो रही थी, तो आप इसको बता सकते हो कि वहाँ कंट्री में वो लोग ज़्यादा थे डच स्पीकिंग वाले, और अगर कैपिटल की बात की जाए तो वहाँ फ्रेंच स्पीकिंग वाले लोग थे। तो ये रीज़न बता सकते हैं हम आंसर में अपने में। नेक्स्ट इसी से अकॉर्डिंग हम श्रीलंका का केस स्टडी करते हैं। तो उसमें क्या था कि श्रीलंका इज एन आइलैंड नेशन जस्ट ए फ्यू किलोमीटर ऑफ द साउथर्न कोस्ट ऑफ तमिलनाडु। अभी हमारी जो कंट्री है उसमें जो तमिलनाडु स्टेट है उससे कुछ ही दूरी पे है एक आइलैंड श्रीलंका, हमारा नेबरिंग कंट्री भी है वो। इट हैज़ अबाउट 2 करोड़ पीपल, अबाउट द सेम एज इन हरियाणा। यानी कि वहाँ पे जो हमारा हरियाणा है, जैसे कंपेयर हमने बेल्जियम से किया था, बेल्जियम में भी किया था हरियाणा से, कि वहाँ हाफ थे, और लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ बराबर है। यहाँ पे भी 2 करोड़ पीपल रहते हैं, और जैसे हरियाणा में है सेम वैसे ही श्रीलंका में भी है, वहाँ पॉपुलेशन की बेसिस पे भी देखा जाए तो श्रीलंका हैज़ ए डिज़र्व पॉपुलेशन। मतलब वहाँ पे भी अलग अलग ग्रुप्स के लोग रहते थे। अब जहाँ ग्रुप्स के लोग रहते हैं, लेकिन बात वही हो रही है, लैंग्वेज को लेके हम कंपेयर कर रहे हैं। तो यहाँ कंपेयर क्या था
कि द मेजर सोशल ग्रुप आर द सिन्हला स्पीकर 74%। यहाँ सिन्हला जो थे, सिन्हला जो लैंग्वेज है वहाँ की, उसको 74% लोग बोलते थे, और तमिल स्पीकर्स थे 18%। और जो तमिल स्पीकर्स थे वो टू पार्ट्स में डिवाइडेड थे। 8% क्रिश्चियंस, जो बचे हुए थे वो 8% क्रिश्चियंस थे। दे आर बोथ तमिल एंड सिन्हला, उसमें दोनों तरीके के लोग थे उसमें, तमिल स्पीकर्स वाले। तमिल स्पीकर्स को अगर हम देखें, तमिल स्पीकर्स को देखते हैं तो क्रिश्चियन 8% जो क्रिश्चियंस हैं वो वही उसमें डिवाइडेड थे। तो मोस्ट ऑफ द सिन्हला आर बुद्धिस्ट व्हील मोस्ट ऑफ द तमिल आर हिंदू और मुस्लिम। जो सिन्हला लोग थे वो बुद्धिज्म को बिलोंग करते थे, बुद्धिज्म को मानते थे वो लोग, और जो तमिल्स थे वो उसमें हिंदू भी थे और कुछ मुस्लिम्स लोग भी थे। तो कहेंगे कि जो श्रीलंका का डिवाइडेशन देखा जाए तो तमिल स्पीकिंग्स एंड सिन्हला और क्रिश्चियंस 3 पार्ट्स में डिवाइड थी लैंग्वेजेस के बेसिस पे ये। और तमिल जो स्पीकिंग थे वो इंडियन तमिल्स एंड श्रीलंकन तमिल्स, इस टाइप से डिवाइडेड थे। नेक्स्ट अब देखिए परसेंटेज के बेसिस पे हम अगर देखें पाई चार्ट के अकॉर्डिंग, तो यहाँ देखिए 74% जो लोग हैं वो सिन्हला स्पीकर्स हैं, एंड जो 5% हैं वो हमारे इंडियन तमिल्स हैं, एंड 13% श्रीलंकन तमिल्स हैं, एंड 8% हमारे क्रिश्चियंस हैं। तो अब अगर हम दोनों को कंपेयर करें तो वहाँ दोनों यहाँ क्या था, यहाँ जो मेजॉरिटी और माइनॉरिटी की बात थी तो यहाँ सिन्हला स्पीकर्स मेजॉरिटी में थे, और जो श्रीलंकन तमिल्स थे वो माइनॉरिटी में थे। तो यहाँ पे भी लड़ाइयाँ हो रही थी। अब जैसे कि बेल्जियम में हमने पढ़ा था कि बेल्जियम में जो डच कम्युनिटी के सारे जो बेनिफिट्स ले रहे थे लोग मेजॉरिटी की वजह से, और दूसरे लोगों पे दबाव बना रहे थे, फ्रेंच जो बोलते थे और जर्मन जो स्पीकर्स थे उन पर अपना दबाव बना रहे थे इसी की वजह से। और क्या हो रहा था, लड़ाइयाँ भी हो रही थी वहाँ पे, और अपने आप को वो पावरफुल बनाने की बातें कर रहे थे। अब जब श्रीलंका में देखा जाए तो श्रीलंका में क्या था, सिन्हला जो थे मेजॉरिटी में थे और पूरा बेनिफिट ले रहे थे और इम्पोज कर रहे थे, नए नए लॉज को कंट्री में लागू कर रहे थे अपने बना के। तो इसमें क्या था, यहाँ बेनिफिट्स ले रहे थे सिन्हला जो स्पीकर्स थे। तो अब हम जो नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, देखेंगे कि इन दोनों कंट्री में जो पावर शेयरिंग को लेकर जो डिसीजन लिए जा रहे थे वो क्या थे। आई होप आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल द मेजोरिटेनिज्म इन श्रीलंका। नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे अपना नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। यदि मेरी आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप प्लीज़ उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू एवरीवन।